थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, तो इस सेक्शन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का मतलब फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। तो हीट का फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इज हीट ट्रांसफर। नाउ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज या 3 डिफरेंट मोड्स। मोड का मतलब डिफरेंट वेज। So there are 3 modes of heat transfer. There are 3 ways of heat transfer. का मतलब जब भी हीट का फ्लो होगा from one place to another place या from one body to another body, it can take place in 3 different ways, and these 3 ways are called modes of heat transfer. And what are the 3 modes of heat transfer? Conduction, convection, and radiation. So conduction, convection and radiation are the 3 modes of heat transfer, are the 3 ways of heat transfer. We are going to study each of the method separately. हम लोग हर एक मेथड को, हर एक वे को इंडिपेंडेंटली स्टडी करने वाले हैं। कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, ये जो हीट ट्रांसफर का मोड है ये मेनली सॉलिड में होता है। इसका मतलब सॉलिड को जब आप लोग हीट करेंगे तो सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द सॉलिड, इट टेक्स प्लेस इन कंडक्शन। जबकि जो सेकंड मेथड है कन्वेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, इट टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो लिक्विड्स एंड गैसेस में जो हीट का ट्रांसफर होता है from one place to another place, it takes place in the form of convection. Radiation, ये जो थर्ड मेथड है हीट ट्रांसफर का, ये इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है। रेडिएशन इज डिफरेंट देन द फर्स्ट 2 मेथड्स। और रेडिएशन में क्या डिफरेंस है? तो इस टाइप के हीट ट्रांसफर में मटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी। का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैसेस का मीडियम होना यहां पे नेसेसरी नहीं है। का मतलब रेडिएशन ऑफ हीट ट्रांसफर कैन टेक प्लेस विदाउट एनी मीडियम ऑल्सो। फॉर एग्जांपल वैक्यूम, तो वैक्यूम में भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है, बट किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ये रेडिएशन प्रोसेस सबसे फास्ट मेथड है हीट ट्रांसफर का। मतलब अगर हम लोग 3 मेथड को कंपेयर करेंगे तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आर रिलेटिवली स्लो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड रेडिएशन इज द क्विकेस्ट और द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये होंगे 3 मेथड्स या 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। लेट अस फर्स्ट बिगिन विथ कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर हम लोग पहले कंडक्शन से हीट ट्रांसफर कैसे होता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। Let us begin with the first method of heat transfer. और first method कौन सा है? Conduction. तो we try to understand how the heat is transferred from one part to another part in the form of conduction. उसके लिए let us consider one substance in the solid state. Example लेते हैं metal rod का। तो ये एक metal rod है। हम लोग क्या करेंगे, इस मेटल रॉड का एक एंड को हीट करेंगे यूजिंग दिस गैस बर्नर। तो वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड इज हीटेड ओवर द गैस बर्नर, तो दिस एंड विल बी हॉट एंड वी आर होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द रॉड। हमने रॉड का दूसरा एंड को होल्ड करके रखा है। स्टार्टिंग में जब आप इस एंड को हीट करेंगे तो हीट इमीडिएटली यहां पे फ्लो नहीं करेगा। तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। कोल्ड का मतलब ये आइस कोल्ड नहीं होगा, इस एंड का टेम्परेचर इससे कम होगा, इसके लिए रिलेटिव टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। ये हॉट एंड है, ये कोल्ड एंड है। कोल्ड का मतलब माइनस टेम्परेचर नहीं होगा। दिस इज रिलेटिवली कोल्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड, दैट्स व्हाई इट इज कोल्ड। तो हीट का फ्लो शुरू होगा फ्रॉम हॉट एंड ऑफ द मेटल रॉड टू द कोल्ड एंड।
तो अभी हमको जानना है कि ये हीट का ट्रांसफर होगा कैसे, मेटल रॉड के अंदर ये हीट का फ्लो कैसे होगा। एंड आफ्टर सम टाइम इवन दिस एंड बिकम्स हॉट, तो कुछ देर बाद हम लोग इस एंड को होल्ड नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये एंड भी हॉट हो जाएगा। बट हीट को यहां से यहां तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो देखते कि यहां पे कंडक्शन होगा कैसे। नो, ये जो मेटल रॉड है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड का प्रॉपर्टी हमको पता है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोज बाय होते हैं, एंड दिस मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपने पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट होते हैं। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, और उन वाइब्रेशन का एक एम्पलीट्यूड भी होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड अंडर मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब एट रूम टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे। अभी हमने क्या किया, एक एंड को हीट सप्लाई किया, बट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमको पता है कि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। तो जैसे हम लोग इस एंड को हीट करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे विच आर नियर द हॉट एंड, दे विल रिसीव द हीट एनर्जी। का मतलब इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड बिकॉज ऑफ एनर्जी रिसीव्ड मॉलिक्यूल बिगिन टू वाइब्रेट विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड। तो इन मॉलिक्यूल्स ने हीट को पहले एब्सॉर्ब किया, हीट को उन्होंने रिसीव किया, का मतलब मॉलिक्यूल ने एनर्जी को रिसीव किया, तो उससे क्या हो गया, उनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। तो बिफोर हीटिंग मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन स्लो एम्पलीट्यूड से हो रहा था, हीट रिसीव करने के बाद उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड अभी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उनके नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। पहले दोनों स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे थे या वाइब्रेट कर रहे थे। जब भी इस मॉलिक्यूल ने हीट को रिसीव किया, इस मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, और इससे क्या हो गया, अभी ये मॉलिक्यूल जो है इसके साथ कोलाइड करने शुरू करेगा। तो बिकॉज ऑफ हीट रिसीव्ड मॉलिक्यूल विल वाइब्रेट विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, as a result this molecule will keep on colliding with the neighboring molecule, and during collision ये molecule जो है अपना heat इसको ट्रांसफर करेगा। तो there is a transfer of heat from one molecule to another molecule during collisions। अभी ये जो neighboring molecule है उसने heat energy को रिसीव किया, तो भी इसका भी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो एवरी मॉलिक्यूल रिसीव हीट एनर्जी फ्रॉम इट्स प्रीवियस मॉलिक्यूल, एज अ रिजल्ट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, उनका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, एंड दे विल कीप ऑन कोलाइडिंग विद द नेक्स्ट इमीडिएट मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल हीट एनर्जी ट्रांसफर होते जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन्स, एंड आफ्टर सम टाइम इवन दिस मॉलिक्यूल विल रिसीव हीट एनर्जी फ्रॉम इट्स प्रीवियस मॉलिक्यूल। तो फिर ये मॉलिक्यूल भी लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू करेगा। तो सच अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर from one molecule to another molecule is called as conduction। तो यहां पे जो हीट का ट्रांसफर हुआ मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल, इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडक्शन। तो कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन। एक मॉलिक्यूल हीट को रिसीव करके ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, और वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है, एंड इस कोलिजन में वो अपना हीट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है। बट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, का मतलब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करेगा। यहां पे मॉलिक्यूलर माइग्रेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ वाइब्रेशन हो रहा है।
तो देयर इज नो फ्लो ऑफ मैटर। मैटर का मतलब मास, मास फ्लो नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल अपने जगह पे ही वाइब्रेट कर रहा है। तो सच अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन या कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। It is a process in which heat is transmitted from one part of a body to another part at a lower temperature through molecular collisions. But there is no actual flow of matter because molecule का migration नहीं हो रहा है, molecule एक point से दूसरे point flow नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह पे है, सब molecules अपनी जगह पे है, सिर्फ vibrate कर रहे हैं। Now what are the characteristics of conduction of heat? इस प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? नंबर 1, कंडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम। का मतलब इस प्रोसेस में अगर हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। जैसे इस एग्जांपल में मेटल रॉड इज मीडियम एंड उसके मॉलिक्यूल विल एक्ट एज पार्टिकल्स। तो अगर ये मीडियम है तो ये उसके पार्टिकल्स है। का मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है मेटल रॉड में से, का मतलब मेटल रॉड विल एक्ट एज मीडियम जो सॉलिड स्टेट में होगा। तो कंडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम। विदाउट मीडियम कंडक्शन प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। का मतलब वैक्यूम में कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज वैक्यूम डज नॉट कंटेन एनी मीडियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। ये कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के कंपैरिजन में एकदम स्लो प्रोसेस है। क्यों स्लो है? बिकॉज इट टेक्स प्लेस फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल पहले हीट को एब्सॉर्ब करेगा, फिर उसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, फिर वो नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा। तो दिस विल टेक सम टाइम। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर एज कंपेयर टू द अदर टू। नंबर 3, इट टेक्स प्लेस मेनली इन सॉलिड्स बिकॉज सॉलिड में ही मॉलिक्यूल्स क्लोज बाय होते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस में मॉलिक्यूलर सेपरेशन ज्यादा होने से कोलिजन is not possible. Number 4, यहां पे heat is transferred due to molecular collision, but there is no migration of molecules. सिर्फ molecular collision के फॉर्म में heat transfer होगा, but there is no migration, का मतलब there is no movement of molecules from one place to another place. तो ये होगा first mode of heat transfer, that is thermal conduction. इसके बाद हम लोग conduction के कुछ various properties को भी study करेंगे। Variable state and steady state in thermal conduction. Variable का मतलब changing, जो change हो रहा है, और steady का मतलब constant। तो थर्मल कंडक्शन में वेरिएबल स्टेट क्या होता है और स्टेडी स्टेट क्या होता है? एक मेटल रॉड कंसीडर करो। ये एक मेटल रॉड है। इस रॉड का एक एंड हमने हीट किया है, तो से लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड इज हीटेड, तो ये हॉट एंड होगा। और हीट ऐसे ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। तो ये रॉड का हॉट एंड है, ये रॉड का कोल्ड एंड है, देयरफॉर हीट विल फ्लो लाइक दिस फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। ना इस रॉड में जो हीट फ्लो करेगा वो कंडक्शन मोड में करेगा। सॉलिड रॉड में हीट का फ्लो कंडक्शन से होगा ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन। नाउ इस रॉड को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। We'll divide this rod into small part and each part can be called as element. तो यहां पे एक छोटा एलिमेंट होगा, उसके बाजू में एक और छोटा एलिमेंट और एक छोटा एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट होगा, उसके बाजू में एक और एलिमेंट होगा एंड सो ऑन। तो दिस रॉड कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स। नाउ जब भी हीट फ्लो करेगा तो टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगा। का मतलब इस सेक्शन से अगर हम लोग इस सेक्शन पे जाएंगे तो अलग अलग एलिमेंट का जो टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा। एंड फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड टेम्परेचर यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगा। बट हर एक सेक्शन का, समझो मैंने यहां पे एक सेक्शन लिया, फिर ये एक सेक्शन होगा, ये भी एक सेक्शन होगा, उसके बाजू में एक और क्रॉस सेक्शन होगा, तो हर एक सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हर सेक्शन का टेम्परेचर सेम नहीं होगा।
टेम्परेचर जो है वो ऐसे डिक्रीज होते जाएगा, बट हर एक सेक्शन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। एंड व्हेन टेम्परेचर इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ रॉड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, सच अ स्टेट ऑफ द मेटल रॉड इज कॉल्ड वेरिएबल स्टेट। इसको बोलेंगे रॉड का वेरिएबल स्टेट। तो जब भी मेटल रॉड वेरिएबल स्टेट में होगा तो टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। का मतलब इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर, इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, अगले क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा विद टाइम। सच अ स्टेट ऑफ द रॉड इज कॉल्ड वेरिएबल स्टेट। जब भी रॉड में वेरिएबल स्टेट में होगा तो हीट एब्सॉर्ब बाय एवरी क्रॉस सेक्शन, समझो ये एक हमने सेक्शन कंसिडर किया, इसके बाजू में एक और सेक्शन था, इसके बाद भी एक सेक्शन होगा, बिकॉज रॉड को हमने छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करना है, ये इनमें से एक सेक्शन होगा और इन दो एंड के टेम्परेचर से T1 और T2 का मतलब इस सेक्शन का टेम्परेचर T1 है और इस एंड का टेम्परेचर T2 है। लेट x be the length of this cross section। तो वेरिएबल स्टेट में हर एक क्रॉस सेक्शन के पास जो हीट आएगा का मतलब इसके पास हीट आएगा उसके प्रीवियस क्रॉस सेक्शन से और ये हीट कंडक्ट करेगा उसके नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन में। तो इसके पास जो हीट आएगा ये क्रॉस सेक्शन या ये एलिमेंट हीट को 3 वेज में यूज करेगा। In variable state, heat received by every cross section is used in 3 ways. Some part of heat received will be absorbed by the element. ये element क्या करेगा, कुछ heat को absorb करेगा and because of absorption of heat temperature में rise हो रहा है। Some amount of heat is lost to the surroundings. थोड़ा heat surrounding में lost भी होगा in the form of convection and radiation. And then the remaining amount of heat is transferred to the next element। का मतलब ये जो एलिमेंट है ये थोड़ा हीट एब्सॉर्ब करेगा, थोड़ा हीट एमिट भी करेगा, का मतलब हीट लॉस होगा एंड जो हीट बचा है वो नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो भी हीट को 3 वेज में यूज करेगा। अगेन पार्टली एब्सॉर्ब, पार्टली लॉस्ट एंड पार्टली ट्रांसफर टू द नेक्स्ट एलिमेंट। This happens when the rod is in the variable state. और variable state में temperature of every cross section will increase with time. अगर हमने इस रॉड को इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर दिया, सपोज यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल कनेक्ट किया और यहाँ पे भी इंसुलेटिंग मटेरियल कवर किया, हीट इंसुलेटर, तो कुछ हद तक हम लोग कन्वेक्शन एंड रेडिएशन को स्टॉप कर पाएंगे टू सम एक्सटेंट। एंड आफ्टर सम टाइम अगर ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होगा तो आफ्टर सम टाइम मेटल रॉड विल अटेन स्टेडी स्टेट। का मतलब शुरुआत में मेटल रॉड वेरिएबल स्टेट में था जिसमें हर एक सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। आफ्टर सम टाइम मेटल रॉड विल अटेन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, मेटल रॉड का हर एक सेक्शन हीट एब्जॉर्प्शन बंद करेगा, सैचुरेशन हो जाएगा। देयर विल बी नो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जितना एब्जॉर्ब करना था वो हीट एब्जॉर्ब कर दिया, तो और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट पॉसिबल नहीं होगा। Therefore, in steady state, temperature of every cross section becomes constant because there is no absorption of it. Variable state में heat absorption हो रहा था इसलिए temperature rise हो रहा था, but steady state में there is no absorption of it. Therefore, temperature of every cross section of the rod becomes constant. Temperature constant होगा लेकिन सब cross section का temperature same नहीं होगा। का मतलब इसका इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर T1 पे कांस्टेंट होगा, इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर T2 पे कांस्टेंट होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन होगा उसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। देयर इज नो फर्दर राइज ऑफ टेम्परेचर, बट टेम्परेचर इन डिफरेंट क्रॉस सेक्शन विल बी डिफरेंट, वो सेम नहीं होगा। इनफैक्ट हॉट एंड से कोल्ड एंड जाएंगे तो टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सेम नहीं होगा। सच अ कंडीशन, सच अ स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिर्फ हीट को आगे ट्रांसमिट करते रहेगा। देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ओनली
ट्रांसमिशन एंड टू सम एक्सटेंट लॉस भी होगा. तो दिस पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट. Now in steady state, temperature of two different parts of the rod are different, but temperature of each part remains constant. ये point समझ लो. Temperature of two different parts, जैसे ये part है और ये part है, तो temperature of two different parts are constant, but they are different. का मतलब T1 will be greater than T2, but T1 is constant and T2 is constant. T1 में और rise नहीं होगा, T2 में भी और rise नहीं होगा in steady state. बट दोनों टेम्परेचर डिफरेंट होंगे. तो टेम्परेचर ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रॉड आर डिफरेंट बट दे आर कांस्टेंट. एवरी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द रॉड इज आइसोथर्मल सरफेस. आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर. आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर. इसका मतलब अगर एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे ना यहां से यहां तक, तो हर एक पॉइंट का टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट होगा. दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन. ट्रांसवर्स का मतलब वर्टिकल, परपेंडिकुलर. तो इस ट्रांसवर्स सेक्शन में हर एक पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा एंड सच अ सरफेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल सरफेस. सिमिलरली अगर इस सेक्शन की बात करेंगे तो इस सेक्शन पे जो पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे बट हर एक पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा, तो इसको बोलेंगे आइसोथर्मल सरफेसेस. तो आइसोथर्मल सरफेस पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी in steady state is that quantity of heat flowing per second through every cross section is constant. तो quantity of heat flowing per unit time in every cross section, अगर equal length का मैंने cross section study किया, का मैंने इसका लेंथ समझो x है, इसके प्रेजेंट जो लेंथ x कंसीडर किया और एक लेंथ यहाँ पे x कंसीडर किया, तो amount of heat flowing per second will remain constant. Q by T, where Q is heat and T is the time. तो इन स्टेडी स्टेट क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड इन एवरी क्रॉस सेक्शन रिमेंस कांस्टेंट. तो ये होंगे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेडी स्टेट कंडीशन. एंड वी हैव डिस्कस्ड वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट इन थर्मल कंडक्शन. एक इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन करते हैं इन स्टेडी स्टेट. इट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब कंपैरिजन विद डिस्टेंस. ये जो वर्ड है ग्रेडियंट, इसको हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे फॉर कंपैरिजन विद डिस्टेंस. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब टेम्परेचर का कंपैरिजन डिस्टेंस के साथ. वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब वेलोसिटी का कंपैरिजन विद डिस्टेंस. पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल का कंपैरिजन विद डिस्टेंस. तो बच्चों ग्रेडियंट का मतलब होता है कंपेयरिंग विथ डिस्टेंस. ओके, तो ये एक मेटल रॉड है जो स्टेडी स्टेट में रखा है. स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट. तो ये एक रॉड का क्रॉस सेक्शन है, ये उसके दो एंड पॉइंट्स है क्रॉस सेक्शन के. लेट T1 एंड T2 बी द टेम्परेचर ऑफ द टू एंड्स. इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, का मतलब यहां पे T1 इज ग्रेटर देन T2. Let x be the length of this cross section. The temperature gradient is defined as change in temperature per unit distance. Temperature gradient is defined as rate of change of temperature per unit distance. का मतलब temperature का change upon distance. That is called temperature gradient. का मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा T1 माइनस T2 अपॉन x. का मतलब चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. तो ये होगा डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट. इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस बिटवीन द टू आइसोथर्मल सरफेसेस. तो बेसिकली टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. तो इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा T1 माइनस T2 अपॉन x, वेयर T1 माइनस T2 इज चेंज इन टेम्परेचर एंड x होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर्स. इन स्टेडी स्टेट कंडीशन टेम्परेचर ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट. इन स्टेडी स्टेट कंडीशन टेम्परेचर ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट होता है, इसको याद रखो.
अभी टेम्परेचर ग्रेडियंट का यूनिट क्या होगा? इट इज टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। टेम्परेचर या तो केल्विन में होगा या डिग्री सेल्सियस में होगा। चेंज ऑफ टेम्परेचर है ना, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर केल्विन स्केल पे और डिग्री सेल्सियस पे सेम होता है। तो T1 माइनस T2 चेंज ऑफ टेम्परेचर कैन बी इन केल्विन और इन डिग्री सेल्सियस, बिकॉज दोनों स्केल पे चेंज का वैल्यू सेम होता है, डिवाइड बाय डिस्टेंस जो होगा मीटर में। का मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट या तो केल्विन पर मीटर या डिग्री सेल्सियस पर मीटर में मेजर होगा, एंड दोनों यूनिट सेम होंगे। डायमेंशंस क्या होंगे? टेम्परेचर का डायमेंशन K होगा और मीटर का लेंथ होगा, दैट इज L1, ऊपर गया तो L-1। तो डायमेंशंस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इज L-1 K1। क्या है डायमेंशन? L-1 K1। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, T1 माइनस T2 अपॉन x, और स्टेडी स्टेट कंडीशन में टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है कांस्टेंट। ओके, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हीट ट्रांसफर का, वो एक कोएफिशिएंट है, एंड इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल है K, और इस कोएफिशिएंट से पता चलेगा हीट कितने रेट से फ्लो हो रही है इन अ कंडक्टर, इन अ सॉलिड। टू अंडरस्टैंड दिस कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कंसीडर वन मेटल रॉड। ये एक मेटल रॉड है, उस वन एंड इज एट हायर टेम्परेचर, का मतलब ये हॉट एंड है, एंड अदर एंड इज एट लोअर टेम्परेचर, का मतलब ये कोल्ड एंड होगा। नाउ दिस रॉड इज मेंटेन इन अ स्टेडी स्टेट, का मतलब इस रॉड का स्टेडी स्टेट आ चुका है। पहले तो ये मेटल रॉड वेरिएबल स्टेट में होगा, बट आफ्टर सम टाइम द रॉड हैज अटेन्ड स्टेडी स्टेट। कंसीडर वन क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस मेटल रॉड। ये इस मेटल रॉड का एक क्रॉस सेक्शन है। टेम्परेचर एट द टू एंड्स ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन आर T1 एंड T2, का मतलब इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है। These two surfaces will be called as isothermal surfaces, and let x be the length of this element। ये जो हमने छोटा एलिमेंट लिया है उसका लेंथ x डिफाइन करेंगे। Experimentally, it is found that quantity of heat that is passing through this cross section, का मतलब इस एलिमेंट से जो अमाउंट ऑफ हीट पास होगा, that depends upon various factors. Let us try to understand what are the factors on which this Q depends. The quantity of heat Q that flows from hot end to cold end during the steady state, का मतलब हम लोग इस हीट की बात कर रहे हैं। This heat is directly proportional to A. And what is A? It is the area of cross section of this metal rod. The quantity of heat passing through the element is directly proportional to its area of cross section. Also, quantity of heat Q is directly proportional to T1 minus T2. What is T1 minus T2? It is the temperature difference across the two ends of this element. Number 3, it is directly proportional to T. यहां पे T क्या है? टाइम, का मतलब कितने टाइम के लिए हीट फ्लो करेगा। If time is greater, amount of heat will be greater. If area of cross section is greater, amount of heat will be greater. If temperature difference is greater, amount of heat passing through the element will be great. And number 4, Q is inversely proportional to X, where X is length of this element. X होगा length of this element. So amount of heat conducted is inversely proportional to length of the element. And amount of heat conducted through the rod या through the cross section या through the element also depends upon nature of material of the rod. Nature of material का मतलब ये rod किस metal से बना हुआ है। Different metals have different conductivity. So these are the various factors on which amount of heat conducted will depend. Q is directly proportional to area of cross section. Q is directly proportional to temperature difference. Q is directly proportional to time. Q is directly inversely proportional to length of the element. अब ये जो चार फैक्टर्स है इनको कंबाइन करके एक कॉमन रिलेशन लिखेंगे।
तो कॉमन रिलेशन क्या होगा, Q प्रोपोर्शनल टू A T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t डिवाइडेड बाय x। इन चारों फैक्टर्स को मैंने एक साथ कंबाइन किया। फिफ्थ फैक्टर जो है उसका कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, वो डिपेंड अपॉन मेटल होगा। तो ये हो गया इन चारों का कंबाइंड रिलेशन। तो अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू एनी एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A T1 माइनस T2 इंटू T डिवाइडेड बाय x। नेक्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करेंगे इक्वल टू साइन से बाय टेकिंग वन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ हियर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज k। यहां पे कांस्टेंट k है और इस कांस्टेंट k को बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इट्स अमाउंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दिस कांस्टेंट विल गिव अस अमाउंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। Q. What is Q? Amount of heat flowing through the element. It is equal to K A T1 minus T2 into small t divided by x. यहाँ पे K होगा coefficient of thermal conductivity, A होगा area of cross section, T1 minus T2 होगा temperature difference, T होगा time और x होगा length of the element. देखो यहाँ पे temperature gradient का भी फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब T1 माइनस T2 अपॉन x को लिखा जा सकता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, नाउ लेट अस डिफाइन K। अब हम लोग इस K को डिफाइन करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। K को डिफाइन करने के लिए इस फॉर्मूला में अगर A1 होगा, A1 का मतलब यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1 का मतलब यूनिट, T1 माइनस T2 भी 1 होगा का मतलब यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस होगा, T होगा 1 का मतलब टाइम भी यूनिट होगा और लेंथ भी 1 होगा। अगर T1 माइनस T2 1 है और x 1 है का मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट भी यूनिट हो गया। T1 माइनस T2 अपॉन x 1 है का मतलब इसको बोला जाएगा यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। देखो इस फॉर्मूला में अगर A1 है, T1 माइनस T2 1 है, स्मॉल t भी 1 है और x 1 है तो Q का वैल्यू K के बराबर होगा। If all these values are unit का मतलब 1, then Q becomes K. So this is how we define conductivity या coefficient of thermal conductivity. तो coefficient of thermal conductivity of a material can be defined as quantity of heat that flows. Q क्या है? Quantity of heat that flows per unit time, per unit area of cross section यूनिट है एंड पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, पर यूनिट टाइम। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे SI यूनिट, CGS यूनिट और डायमेंशंस ऑफ K। लेट अस ऑब्टेन यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। Coefficient of thermal conductivity is sometimes called thermal conductivity also. तो अभी तक हमने K का फॉर्मूला देखा, उसको डिफाइन भी किया। Now let us obtain units and dimensions. If I want to find SI unit of coefficient of thermal conductivity, तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूला को यूज करके K का फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो सिंप्लीफाइंग दिस फॉर्मूला आई कैन से K इक्वल्स टू Q into x, ये x जाएगा न्यूमरेटर में और these terms will come in the denominator। तो K का फॉर्मूला क्या होगा? Qx डिवाइडेड बाय A T1 माइनस T2 इंटू T। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल गेट यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ K। ओके, अभी SI यूनिट के लिए ये Q क्या है? हीट, और हीट का यूनिट होगा जूल। ये x क्या है? लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर, डिवाइडेड बाय A एरिया, मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर होगा केल्विन में, और T होगा टाइम जो होगा सेकंड में। 1 मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा एंड 1 मीटर विल रिमेन। इसका मतलब यूनिट ऑफ K होगा जूल पर MKS। 1 मीटर कैंसिल होगा तो K का यूनिट क्या होगा? जूल पर MKS। देखो S लिखा है, जूल पर MKS। मीटर, केल्विन, सेकंड, MKS। These three terms are in the denominator। इसको लिखा जा सकता है M-1, K-1, S-1
पावर अगर निगेटिव होगा इसका मतलब दिस यूनिट्स आर इन द डिनोमिनेटर, तो दिस इज जूल पर MKS। बट जूल पर सेकंड होता है वॉट, पावर का यूनिट। पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वी नो दैट पावर इज वर्क अपॉन टाइम, तो देयरफॉर वॉट इज जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड को वॉट लिख देंगे, तो ये जो जूल पर सेकंड उसकी जगह पे वॉट लिखेंगे, तो जूल पर सेकंड वॉट, मीटर पर केल्विन। ये हो गया SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट के लिए जूल, ये जो जूल है वो बनेगा कैलोरी, जूल बिकम्स कैलोरी इन सीजीएस यूनिट, ये होगा हीट का सीजीएस यूनिट। मीटर बिकम्स सेंटीमीटर, केल्विन बिकम्स डिग्री सेल्सियस एंड पर सेकंड, सेकंड तो सेम ही रहेगा। एक बात यहां पे नोट करने लायक है कि जो T1 माइनस T2 है टेम्परेचर डिफरेंस, ये केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम ही होगा। तो T1 माइनस T2 का यूनिट अगर आप केल्विन लिखो या सेल्सियस लिखो उसमें कुछ फर्क नहीं होगा, बिकॉज ये टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम ऑन केल्विन स्केल एंड ऑन द सेल्सियस स्केल। तो ये तो हो गया सीजीएस यूनिट। नाउ लेट अस ऑब्टेन डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। Dimensions of K will be equal to dimension of Q into dimension of X upon dimension of area into dimension of temperature difference into dimension of time। सबके डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हीट का डायमेंशन होता है M1 L2 T-2, ये हो गया हीट का डायमेंशन। X है लेंथ, उसका डायमेंशन होगा L1। एरिया का डायमेंशन होगा L2। टेम्परेचर डिफरेंस का डायमेंशन होगा K। टेम्परेचर का डायमेंशन K सिंबल से भी लिखा जाता है या कभी कभी थीटा सिंबल से भी लिखा जाता है। टेम्परेचर के लिए सिंबल K या सिंबल थीटा भी चलेगा। और टाइम का डायमेंशन होगा T। देखो L2 और L2 कैंसिल हो गया और एक L1 बच गया, और यहाँ पे T-2 है डिवाइड बाई T है, तो टाइम का पावर हो जाएगा T-3 और K विल गो न्यूमरेटर बिकम K-1। तो डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विल बी M1 L1 T-3 K-1, M1 L1 T-3 K-1, ये होंगे डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कंसेप्ट ऑफ हीट करंट एंड थर्मल रेजिस्टेंस। हीट करंट का सिंबल H होता है और थर्मल रेजिस्टेंस का सिंबल R होगा। And these two terms are analogous to electric current and electrical resistance। हम लोग कंपेयर करेंगे, एनालॉजी होगा। एनालॉजी का मतलब सिमिलैरिटी। तो these two terms are similar to electric current and electric resistance। कंपेयर करेंगे दोनों को। ओके, देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग हीट करंट को स्टडी करेंगे। हीट करंट का सिंबल होता है H। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर ये दो पॉइंट है सर्किट के, ये दो पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है। ये एक सर्किट का पार्ट है, इसके ये दो पॉइंट है। दिस पॉइंट इज एट पोटेंशियल V1, दिस पॉइंट इज एट पोटेंशियल V2। लेट R बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। एंड सपोज V1 V2 से ग्रेटर है। अगर V1 पोटेंशियल V2 से ग्रेटर होगा तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो चार्ज फ्लो करता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। एंड द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये हमको पता है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, का मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का सिंबल Q, टाइम का सिंबल T। हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अपने थर्मल कंडक्टिविटी के साथ कोरिलेट कर रहे हैं या सिमिलरिटी देख रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम Q अपॉन T। जैसे अगर कोई मेटल रॉड है, देखो सिमिलर टर्म, अगर ये मेटल रॉड है जिसका लेंथ x है और इसके दो एंड का टेम्परेचर T1 और T2 है,
एंड दिस टेम्परेचर इज हायर देन दिस टेम्परेचर, का मतलब ये हॉट एंड है और ये कोल्ड एंड है। तो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वैसे कंडक्टिविटी में, थर्मल कंडक्टिविटी में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिमिलर टू टेम्परेचर डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होने से चार्ज फ्लो करता है, तो यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होने से हीट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? हीट फ्लो करेगा। एंड हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पे जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, वैसे यहां पे हीट करंट फ्लो करेगा। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो एक कंडक्टर में हीट करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट करंट? द फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड हीट करंट, जिसका सिंबल है H। तो इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, हीट करंट होगा हीट पर यूनिट टाइम। तो अगर हीट का सिंबल Q है और टाइम का सिंबल T है, तो हीट करंट H हो गया Q बाई T, हीट अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, हीट करंट इज Q अपॉन T, दैट इज हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। हीट करंट का यूनिट क्या होगा? हीट का यूनिट क्या होता है? जूल। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो इसका यूनिट होगा जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही बोला जाता है वॉट। तो हीट करंट का सिंबल होगा, यूनिट होगा वॉट या जूल पर सेकेंड। तो ये तो क्या कंसेप्ट ऑफ हीट करंट। इट इज हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, H होगा Q बाई T। अभी देखेंगे थर्मल रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन होगा। थर्मल रेजिस्टेंस जिसका सिंबल R होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का भी सिंबल R ही था, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। का मतलब रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। का मतलब इट इज पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन I, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज करंट। तो वैसे ही देखो इस कंडक्टर में, का मतलब इस मेटालिक रॉड में थर्मल रेजिस्टेंस का भी फॉर्मेशन होगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस इज समवॉट सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो रेजिस्टेंस में क्या होगा? थर्मल रेजिस्टेंस में क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस होगा, है ना। V1 माइनस V2 इज सेम एज T1 माइनस T2 डिवाइड बाय करंट है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे कौन सा करंट होगा? हीट करंट। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? इट इज अ रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर टू द हीट करंट। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, वैसे यहाँ पे हीट करंट। तो थर्मल रेजिस्टेंस R is T1 minus T2 upon H. What is T1 minus T2? It is temperature difference. And what is H? It is heat current. तो temperature difference upon heat current is thermal resistance. तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये थर्मल रेजिस्टेंस है। देखो इन दोनों का भी हम दोनों ने कंपैरिजन कर दिया। नाउ T1 माइनस T2 को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा T, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T। तो इसको लिखा मैंने टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T एंड डिवाइडेड बाय H। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर थर्मल रेजिस्टेंस डेल्टा T बाय H। अभी इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिखेंगे। हमको पता है अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द मेटालिक कंडक्टर। व्हाट इज Q? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। उसका फॉर्मूला था कि A T1 माइनस T2 इंटू T अपॉन X। ये फॉर्मूला हमने अभी देखा था इन द प्रीवियस वीडियो। अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टर का फॉर्मूला KA T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t अपॉन X। तो अगर मुझे हीट करंट यहां से निकालना है, फॉर्मूला फॉर हीट करंट, व्हाट इज हीट करंट? Q बाई T। तो हीट करंट इज Q डिवाइड बाई T। तो इस Q को टाइम से डिवाइड कर लो। तो व्हाट इज Q बाई T? व्हाट इज Q बाई T? KA T1 माइनस T2 अपॉन X। पर T1 माइनस T2 को लिखेंगे डेल्टा T, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T। तो हीट करंट का फॉर्मूला KA डेल्टा T बाई X। ये बन गया फॉर्मूला फॉर हीट करंट विच इज Q बाई T। तो ये होगा KA डेल्टा T बाई X। तो फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया था? डेल्टा T बाई H से डिफाइन किया था।
तो अगर रेजिस्टेंस डेल्टा टी बाई एच होगा तो ये आर इक्वल टू डेल्टा टी बाई एच, यहाँ पे डेल्टा टी है, यहाँ पे एच है, इन दोनों को डिवाइड करो तो डेल्टा टी बाई एच कितना होगा, एक्स डिवाइडेड बाई के ए होगा, एक्स डिवाइडेड बाई के ए होगा। व्हाट इज एक्स, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, व्हाट इज के, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एंड व्हाट इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो थर्मल रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले, एक होगा डेल्टा टी बाई एच और दूसरा होगा एक्स अपॉन के ए। अभी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, हीट करंट का यूनिट क्या था, जूल पर सेकंड, बिकॉज हीट अपॉन टाइम था। तो थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बाई एच है, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, वो किसमें होगा, केल्विन, एच क्या है, हीट करंट, एंड व्हाट इज हीट करंट का यूनिट, वॉट। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, केल्विन पर वॉट। तो ये होगा कंसेप्ट ऑफ थर्मल हीट करंट एंड थर्मल रेजिस्टेंस। Let us study one important concept, and this concept is important for entrance examination, JEE and NEET examination. कंसेप्ट का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक रॉड्स, या इन प्लेस ऑफ रॉड वी मे बी गिवन स्लैब्स, मेटेलिक स्लैब। और कॉम्बिनेशन का मतलब यू विल हैव n नंबर ऑफ रॉड्स कनेक्टेड इन सीरीज और you will have n number of rods connected in parallel। जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है, वैसे यहां पे रॉड्स या स्लैब का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होगा। We want to find इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो अगर n रॉड्स या n नंबर ऑफ स्लैब्स कनेक्टेड इन सीरीज होंगे तो उनका इफेक्टिव या इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो लेट अस ऑब्टेन दिस फॉर्मूला। केस 1 होगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसके बाद जो केस 2 होगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। तो पहले करेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कंसीडर n नंबर ऑफ रॉड्स, यहां पे n रॉड्स है, इनको सीरीज में कनेक्ट किया है। तो दिस इज रॉड नंबर 1, आप इसको रॉड बोलो या स्लैब बोलो। तो ये फर्स्ट रॉड है, इसका लेंथ L1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, और उसके दो एंड का टेम्परेचर T1 और T2 है। ये सेकंड रॉड है, इसका लेंथ L2 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, एंड टेम्परेचर डिफरेंस एट द टू एंड पॉइंट्स आर T2 एंड T3। All rods are connected one after another, का मतलब एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ऑल द rods are having same area of cross section। तो K1, K2, K3, वैसे ये nth रॉड होगा, इस रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी Kn होगा। लेंथ होंगे L1, L2, L3 अप टू Ln। टेम्परेचर्स होंगे T1, T2, T2, T3, T3, T4, और जो nth रॉड होगा उसके दो एंड पॉइंट के टेम्परेचर होंगे Tn और Tn-1। तो ये हो गया स्लैब्स या रॉड का सीरीज कनेक्शन। नाउ जैसे रॉड सीरीज में होंगे, इनके जो थर्मल रेजिस्टेंस होंगे, थर्मल रेजिस्टेंस का सिंबल R था, ये हमने अभी देखा है। तो इनके जो थर्मल रेजिस्टेंस होंगे वो भी ऐसे सीरीज में होंगे। तो ये होगा इक्विवेलेंट डायग्राम, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है, जहां मैंने हर एक रॉड को एक रेजिस्टेंस की तरह शो किया है। तो फर्स्ट रॉड हैविंग थर्मल रेजिस्टेंस R1, सेकेंड रॉड हैविंग थर्मल रेजिस्टेंस R2, वैसे थर्ड रॉड का रेजिस्टेंस R3 होगा, और ये जो nth रॉड है उसका रेजिस्टेंस Rn होगा। तो एज रॉड्स आर इन सीरीज, देयर रेजिस्टेंसेस आर आल्सो इन सीरीज। तो R1, R2, R3, R4 अप टू Rn, ऐसे n रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किए। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस द कंपोजिट रॉड। कंपोजिट रॉड का मतलब इन सबका कंबाइंड, कंपोजिट का मतलब इन सबका एक कंबाइंड रॉड बनेगा या इक्विवेलेंट रॉड बनेगा। कंपोजिट स्लैब बोलेंगे इसको, टोटल मिला के कंपोजिट स्लैब। तो कंपोजिट स्लैब का टेम्परेचर डिफरेंस होगा T1,
माइनस Tn। तो एक एंड का टेम्परेचर T1 है, दूसरे एंड का टेम्परेचर Tn है। तो ये तो हो गया डायग्राम का डिस्कशन। अभी करेंगे कैलकुलेशंस। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा T बाय H, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट करंट। तो R होता है डेल्टा T बाय H, वेल डेल्टा T इज टेम्परेचर डिफरेंस और H होता है हीट करंट। हीट करंट इज हीट पर यूनिट टाइम। बट डेल्टा T बाय H का फॉर्मूला X अपॉन K भी होता है, where X stands for length, K stands for thermal conductivity and A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने डायग्राम में लेंथ का सिंबल L दिया है, इसके लिए मैंने यहां पे X की जगह पे L लिखा। तो जैसे X लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे यहां पे सिंबल L भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहां पे फॉर्मूला यूज करूंगा, थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू L अपॉन Ka। थर्मल रेजिस्टेंस R इक्वल टू L अपॉन Ka, where L is length, K is conductivity और A होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सब रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ओके, नाउ जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, देखो यहां पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमको पता है ना, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा है। तो R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन सब के वैल्यूज को इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे। किससे? रेजिस्टेंस इज L अपॉन Ka। R इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। का मतलब ये रेजिस्टेंस कंपोजिट स्लैब का होगा। कंपोजिट का मतलब कंबाइंड स्लैब का होगा। तो अगर सब रॉड मिला के एक कंपोजिट रॉड बनाएंगे, या सब स्लैब मिला के अगर कंपोजिट स्लैब बनाएंगे, तो इस कंपोजिट स्लैब का लेंथ कितना होगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। तो R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला में L होगा टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना है? L1 प्लस L2 अप टू Ln डिवाइड बाय K। तो K होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द कंपोजिट स्लैब। ठीक है, तो इसको लिखा K इक्विवेलेंट। एरिया तो सबका सेम ही है, तो जो कंपोजिट स्लैब बनेगा, सबको ज्वाइन करके जो एक स्लैब बनेगा उसका भी एरिया तो E होगा। ठीक है, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड में क्या है? R1 होगा थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रॉड या फर्स्ट स्लैब। तो R1 का फॉर्मूला भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो फर्स्ट स्लैब का कितना होगा रेजिस्टेंस? L1 अपॉन K1 इंटू A। L1 अपॉन K1 इंटू A, बिकॉज फर्स्ट रॉड का लेंथ L1 है, उसका कंडक्टिविटी K1 है। एरिया तो सबका सेम है। R2 होगा रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड स्लैब। तो R2 का फॉर्मूला क्या होगा? L2 अपॉन K2 इंटू A। सिमिलरली एक्सेट्रा अप टू nth स्लैब का रेजिस्टेंस Rn है, तो Rn का फॉर्मूला Ln अपॉन Kn इंटू A। तो मैंने R1, R2, Rn के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एरिया तो सेम ही है, तो यहां से एरिया कॉमन निकालो, फिर ये एरिया इसके साथ कैंसिल कर दो, तो एरिया विल गेट कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, और हमको फाइंड करना है K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, दैट इज इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो ये यहां पे चला गया, इधर क्या बच गया? एरिया कॉमन निकाल के L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 अप टू Ln अपॉन Kn। तो ये पूरा का पूरा टर्म यहां पे डिवाइड हो जाएगा, K विल गो दिस साइड। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी और सीरीज कॉम्बिनेशन इज L1 प्लस L2 अप टू Ln। देखो न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 अप टू Ln अपॉन Kn। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ n नंबर ऑफ स्लैब्स कनेक्टेड इन सीरीज। आइदर स्लैब होंगे या रॉड होंगे, ये उसका फॉर्मूला होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln डिवाइड बाय L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 अप टू Ln अपॉन Kn। अभी कुछ स्पेशल केसेस, अगर ये सब स्लैब मान लो इक्वल लेंथ के होंगे,
तो ऑल स्लैब्स आर हैविंग इक्वल लेंथ का मतलब L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इक्वल टू Ln। अगर ये सब इक्वल लेंथ के होंगे तो इनको हम लोग L कॉल करेंगे। तो फॉर n स्लैब्स और इक्वल लेंथ, सब लेंथ इक्वल है, तो अगर इक्वल लेंथ होंगे तो L प्लस L ऐसे हम लोग कितनी बार ऐड करेंगे, n टाइम्स। तो अगर L को n टाइम्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा n इंटू L, है ना, L प्लस L ऐसे n टाइम्स, तो क्या आंसर आएगा n इंटू L। सबका लेंथ तो सेम है। अगर यहां पे लेंथ सेम होगा, इन द डिनोमिनेटर अगर लेंथ सेम होगा तो L अपॉन K1 प्लस L अपॉन K2 प्लस L अपॉन Kn, तो ये भी L कॉमन निकलेगा। तो डिनोमिनेटर में L कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 अप टू 1 अपॉन Kn, फिर L कैंसिल, है ना, L विल गेट कैंसिल। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर n नंबर ऑफ स्लैब्स ऑफ इक्वल लेंथ, तभी फॉर्मूला होगा K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 अप टू 1 अपॉन Kn, बिकॉज लेंथ तो कैंसिल हो गया। तो ये फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का व्हेन n नंबर ऑफ स्लैब्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सिर्फ दो ही स्लैब होंगे तो इक्वल लेंथ के सिर्फ दो स्लैब सीरीज में होंगे, सिर्फ इतना ही, यहां से लेके यहां तक, और दोनों का लेंथ सेम है, तो ओनली टू स्लैब इन सीरीज और दोनों का लेंथ सेम है। तो फिर टू स्लैब अगर होंगे तो n हो जाएगा 2, तो आप n को लिखो 2, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, बिकॉज सिर्फ दो ही स्लैब मैंने कंसीडर करना है। व्हाट इज 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा K2 प्लस K1 अपॉन K1 इंटू K2, K1 इंटू K2 विल गो इन द न्यूमरेटर। तो फॉर्मूला क्या होगा 2, बिकॉज नंबर ऑफ स्लैब्स कितने थे 2, तो 2 इंटू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो ये होगा फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू स्लैब्स ऑफ इक्वल लेंथ कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर सिर्फ दो स्लैब सीरीज में होंगे, दोनों का लेंथ सेम होगा, तो उसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। आप चाहे तो फॉर्मूला मेमोराइज कर सकते हो। तो दो स्लैब सीरीज में दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये तो हो गया बच्चों डिस्कशन ऑफ रॉड्स कनेक्टेड इन सीरीज। अभी केस 2 होगा रॉड कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 केस नंबर 2 में रॉड का पैरेलल कनेक्शन होगा। जैसे केस 1 में रॉड या स्लैब सीरीज में थे, तो केस 2 में रॉड्स होंगे पैरेलल में, और हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कंसीडर n नंबर ऑफ रॉड्स या n नंबर ऑफ स्लैब्स और इनका पैरेलल कनेक्शन है, देखो वन बिलो द अदर। तो रॉड नंबर 1 इसका कंडक्टिविटी K1 है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, टेम्परेचर डिफरेंस T1 और T2 का मतलब T1 माइनस T2 होगा। इनफैक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा, T1 माइनस T2। सेकंड रॉड K2 A2, थर्ड रॉड K3 A3, और ये होगा रॉड नंबर n, इसका कंडक्टिविटी Kn है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन An है। तो ऐसे n नंबर ऑफ रॉड्स या n नंबर ऑफ स्लैब्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ईच रॉड इज सेम और सब रॉड का लेंथ भी सेम होगा। तो यहां पे हर एक रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है और हर एक रॉड का लेंथ भी सेम है। डिफरेंट क्या है, तो उनका कंडक्टिविटी डिफरेंट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट है। H1, H2, H3 और Hn होंगे हीट करंट पासिंग थ्रू ईच रॉड। अभी ये जो नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें मैंने हर एक रॉड को एक रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ किया है। I have drawn each rod in the form of resistance. तो फर्स्ट रॉड या फर्स्ट स्लैब आपका रेजिस्टेंस R1 है, सेकेंड स्लैब जो है उसका रेजिस्टेंस R2 है, थर्ड स्लैब का रेजिस्टेंस R3 है, और जो nth स्लैब होगा उसका रेजिस्टेंस Rn होगा। टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 होगा।
हीट करंट होंगे H1, H2, H3 एंड Hn। ओके, तो रॉड अगर पैरेलल में है तो उनके थर्मल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में होंगे। तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। वी नो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल का फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn। ये होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? L/Ka। बट हमको क्या चाहिए? 1/R चाहिए। देखो हमको यहाँ पे 1/R चाहिए, तो व्हाट इज 1/R? Ka/L। रेसिप्रोकल लेना है बिकॉज वी वांट 1/R1, 1/R2 एंड 1/Rn। तो R का फॉर्मूला अगर L/Ka है तो 1/R का फॉर्मूला क्या होगा? Ka/L। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पूरे स्लैब का रेजिस्टेंस लिखा जाएगा, का मतलब कंपोजिट स्लैब का मतलब इन सबको ज्वाइन करके जो कंबाइंड रॉड या कंबाइंड स्लैब बनेगा उसका होगा ये रेजिस्टेंस। अभी कंबाइंड स्लैब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू An होगा, बिकॉज स्लैब जो है वो ऐड करके कंपोजिट स्लैब बनेगा। तो कंपोजिट स्लैब का एरिया होगा A1 प्लस A2 अप टू An। तो देखो मैंने 1/R को लिखा, K इक्विवेलेंट होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दिस कंपोजिट स्लैब, और टोटल एरिया कितना हो गया? A1 प्लस A2 अप टू An डिवाइड बाय लेंथ, बिकॉज कंपोजिट स्लैब का भी तो लेंथ A ही होगा। तो ये होगा 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फॉर द कंपोजिट स्लैब। कंपोजिट स्लैब का मतलब इन सबको ज्वाइन करके जो कंबाइंड स्लैब बनेगा उसका एक फॉर्मूला है। 1/R1 का फॉर्मूला क्या होगा? R1 कितना है? R1 कितना होगा? K1L1/L 1/R1। ठीक है, बिकॉज R का फॉर्मूला ये है ना उसका रेसिप्रोकल। तो 1/R1 इज K1A1/L। लेंथ तो सबका सेम है। 1/R2 होगा K2A2/L और 1/Rn होगा KnAn/L। ठीक है, तो यहां पे हमने सबके फॉर्मूले लिख दिए। L L L L कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो यहां पे बचेगा K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 अप टू An, और राइट हैंड साइड पे बचेगा K1A1 प्लस K2A2 अप टू KnAn। बट वी वांट टू फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो ये पूरा ब्रैकेट यहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन? K1A1 प्लस K2A2 अप टू KnAn, ये होगा न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 अप टू An। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ n नंबर ऑफ स्लैब्स इन पैरेलल। K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1A1 प्लस K2A2 अप टू KnAn डिवाइड बाय A1 प्लस A2 अप टू An। ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है। स्पेशल केस क्या होगा कि अगर ऑल स्लैब्स आर ऑफ इक्वल एरिया, का मतलब मान लो सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, तो इसका एरिया A है, इसका भी एरिया A होगा, इसका भी एरिया A होगा, तो वी हैव n नंबर ऑफ स्लैब्स या n नंबर ऑफ रॉड्स ऑफ इक्वल एरिया। अगर एरिया सेम होगा तो सब जगह पे A होगा, तो दिस इज K1A, दिस इज K2A, दिस इज KnA डिवाइड बाय A प्लस A n टाइम्स। तो अगर एरिया A होगा उसको n टाइम्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे n टाइम्स A होगा, और अगर यहाँ पे एरिया सेम होगा तो एरिया कॉमन निकलेगा, तो फिर न्यूमरेटर का एरिया और डिनोमिनेटर का एरिया कैंसिल होगा, और फॉर्मूला क्या बचेगा? K1 प्लस K2 अप टू Kn डिवाइड बाय n। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ n स्लैब्स ऑफ इक्वल एरिया। अगर एरिया सेम होगा तो K इक्वल का फॉर्मूला होगा K1 प्लस K2 अप टू Kn डिवाइडेड बाय n। जैसे अगर दो स्लैब कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल टू स्लैब्स ऑफ इक्वल एरिया इन पैरेलल, बस दो ही स्लैब होंगे, स्लैब 1 एंड स्लैब 2, सिर्फ दो स्लैब, एंड दोनों स्लैब पैरेलल में कनेक्ट होंगे और दोनों का एरिया सेम होगा। तो फिर यहां पे अगर दो स्लैब पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होगा K1 प्लस K2 बाय 2, बिकॉज सिर्फ दो स्लैब है तो n बिकम्स 2, तो K1 प्लस K2 अपॉन 2। This is equivalent thermal conductivity of two slabs having equal area K1 plus
K2/3। अगर 3 स्लैब होंगे तो K1 + K2 + K3/3 हो जाएगा। तो दिस फॉर्मूला कैन बी एक्सटेंडेड फॉर n नंबर ऑफ रॉड्स। तो ये हो गया केस नंबर 2, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वी हैव कवर्ड बोथ द केसेस, रॉड इन सीरीज जो हमारा केस 1 था, एंड रॉड्स या स्लैब कनेक्टेड इन पैरेलल, केस नंबर 2। तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक rods.